हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा सभी को। तो आज मैं अपना लेक्चर सीरीज जो पीवाई की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स जो लास्ट 3 इयर्स में नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का सीरीज चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे थे। तो 2 चैप्टर हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 3rd चैप्टर है जिसका नाम क्या है, लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है नीट के एग्जामिनेशन में, और इसका हम लोग पैटर्न देखेंगे कि लास्ट के जो 3 इयर्स थे उनमें ये किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। और ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में जो पहले पूछा गया था ये, और ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? इसी साल, मतलब इससे पिछले साल। और देखते हैं इसमें क्या था। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.05। ठीक है, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल एंड नो अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट। मतलब इसमें क्या गया पूछा गया है कि इसमें ब्लॉक का जो मास है और ट्रॉली है उसका एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, ब्लॉक का जो मास है और ये दो ब्लॉक और ये ट्रॉली दोनों का एक्सेलरेशन बताना है, और उसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि ये जो सरफेस है ट्रॉली और रोड दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब म्यू के दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? 0.05। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस इसने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि जी को 10 यूज करना है और स्ट्रिंग का जो मास है उसको नेग्लिजिबल कंसीडर करके चलना है, और बाकी जगह फ्रिक्शन कहीं नहीं लग रहा है। मतलब ये पुली वगैरह में कहीं फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन केवल हमेशा यही इसके बीच में लग रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे बात करते हैं, क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं इसकी ये जो ब्लॉक है इसका देखो मोशन को स्टडी करूँ तो कैसे होगा। mg फोर्स नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी नीचे होगा। तो इसका mg फोर्स नीचे, तो इसका मास कितना है 2 और g 2g फोर्स नीचे लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन नीचे है वो कितना है a है। 2g फोर्स नीचे लगेगा, उसका एक्सेलरेशन a है। अब देखो टेंशन, देखो टेंशन हम लोग हमेशा डायरेक्शन बनाते हैं, वो क्या होता है ऑब्जेक्ट से दूर की ओर डायरेक्शन बनता है। तो यहाँ पर यदि मैं टेंशन देखूँ तो ऊपर की ओर लगेगा, और यहाँ पर यदि टेंशन देखूँ तो ऊपर की ओर, उससे दूर लगेगा। ठीक है, और चूंकि रस्सी सेम है, स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगा। तो आइए इसका हम लोग फोर्स लिखते हैं। इसका फोर्स कैसे लिखेंगे? तो देखो नीचे की ओर लगने वाली फोर्स 2g माइनस ऊपर वाला कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन फोर्स। रस्सी में जो खिंचाव आता है उसके कारण फोर्स बनता है, उसको हम लोग टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो 2g माइनस टी विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ठीक है, इसका तो हम लोग लिख लिए। अब इसका लिखेंगे तो देखो इसमें राइट हैंड साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है? देखो ये अगर नीचे जाएगा तो ये उधर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे ए होगा तो इसका एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड में ए होगा, क्योंकि एक ही रस्सी से बंधा हुआ है। इसका जितना एक्सेलरेशन नीचे उसका राइट में उतना, क्योंकि एक ही रस्सी से बंधा हुआ है। चलो तो देखो इसका यदि मैं फोर्स का डायग्राम लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? टेंशन राइट में लग रहा है और पीछे की ओर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन, और उसका मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 10, चूंकि एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, इसका जितना है उसका उतना ही रहेगा, क्योंकि एक ही रस्सी से बंधा हुआ है। तो हम लोग 10 इंटू ए लिखेंगे 2, और फ्रिक्शन की वैल्यू लिखते हैं। देखो क्या लिखते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू होता है म्यू के इंटू एन। तो म्यू के की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.05, और नॉर्मल कितना होता है? देखो इसका ग्राउंड इस पर नॉर्मल ऊपर लगाएगा और ये mg नीचे लगेगा, तो नॉर्मल और mg क्या हो जाएगा? बराबर हो जाता है। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो मास कितना है 10 और g कितना है 10, तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स कितना आ जा रहा है बताओ? 100। तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू मतलब 100 हो जाएगा। तो इसको यदि मल्टीप्लाई करूँगा 0.05 इंटू 100, मतलब इतना मेरा क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स। मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा। चल, तो टेंशन फोर्स की मैं यदि बात करूं तो ये देखो टेंशन तो मुझे नहीं पता था, ये फ्रिक्शन कितना है बताओ? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 0। इसको मल्टीप्लाई करके यहीं पे बता दो, आई थिंक 5 आएगा, 5 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन की जगह पर 5 लिख देते हैं, और यहाँ पर 10 इंटू ए। ये सेकेंड इक्वेशन बना मेरा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या बनेगा?
अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो देखो यहाँ पर माइनस में टी है, यहाँ पे प्लस का टी है, तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2g माइनस 5, यहाँ पे 2g बचेगा, यहाँ पे माइनस 5 और यहाँ पर क्या बचेगा 2a प्लस 10a, तो 12a बचेगा, क्या बचेगा 12a और यहाँ पे देखो क्या बच रहा है 2g मतलब क्या हो गया 20 और माइनस 5 और यहाँ से क्या बचेगा 12 इंटू a, तो यहाँ से a की वैल्यू यदि मैं पूछूँ तो क्या बचेगा 15/12 ही बचेगा, 20 में से 5 जाएगा तो 15 और यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो इसको देखो 5/4 आ रहा है, कितना आ रहा है 5/4, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आया क्या आ रहा है 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5/4, तो देखो 5/4 ऑप्शन में कोई है, तो 5/4 तो यदि देखोगे तो कोई नहीं है, डेसिमल में है तो इसको डेसिमल में लाओ, देखो मैं और सोल्व कर दे रहा हूँ, 4 से यदि करोगे तो 1 चला जाएगा 1, फिर 0 आएगा तो 4 2 जा 8, फिर 2 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, तो ये मतलब 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आना चाहिए। तो इसको देखो ऑप्शन में अगर मैं इस बॉडी का एक्सेलरेशन वाइज देखूँ तो एक्सेलरेशन कितना है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यही मेरा क्या है इसका आंसर है, क्या है यही मेरा आंसर है। तो इसके आंसर क्या लिखेंगे हम लोग 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा आप अपना पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अगली सवाल देखते हैं। तो ये है अपना इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि देखा गया था कि पिछले साल जो नीट 2020 का एग्ज़ाम हुआ था वो 2 एग्ज़ाम हुए थे। तो ये जो सितंबर में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का पेपर है, मतलब ये भी 2020 का ही है। ये भी कौन सा ईयर का है, नीट 2020 का ही है, लेकिन ये जो पेपर 2 पेपर हुआ था तो ये सेकंड पेपर का है जो सितंबर में हुआ था। कब कौन सा मंथ में हुआ था, सितंबर मंथ में। तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। जैसे क्या है इसमें बोला गया है कि 2 बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग। मतलब ये 4 kg का ब्लॉक है, एक 6 kg का मास है, ठीक है। दोनों एक रस्सी के थ्रू बंधे हुए हैं, एक स्ट्रिंग के थ्रू बंधे हुए हैं, ठीक है। द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ पुली। देखो स्ट्रिंग किसी पुली के ऊपर से क्या हो रहा है, पास कर रहे हैं, ठीक है। और वो पुली जो क्या है इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं आइडियल सिचुएशन मानकर हम लोग चल रहे हैं कि इस पर जो फ्रिक्शन है वो क्या है, 0 है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू नेग्लिजिबल है, मतलब फ्रिक्शनलेस मानकर चलना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो इस सिस्टम का जो इसका एक्सेलरेशन बताना वही बताना है। और ये ऑप्शन दिया हुआ है g/2, g/5, g/10 और g, इन टर्म्स ऑफ g बताना है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। यदि मैं देखूं, यदि तुम लोग सोचो तो ये 4 kg का मास है, ये 6 kg का मास है और बीच में पुली है। इसका मतलब ऐसे जो पुली है और एक 6 kg का है, एक 4 kg का है, मतलब 6 kg वाला मास नीचे ज़्यादा फोर्स लगाएगा और ज़्यादा भारी है, भारी होने के कारण वो नीचे आएगा। और जिस स्पीड से ये मास नीचे आएगा सेम स्पीड से ये ऊपर आएगा। देखो एक ही पुली से बंधा हुआ है, मतलब जिस स्पीड से ये नीचे आएगा उसी स्पीड से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि इसका जितना एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा 6 kg का, उतना ही एक्सेलरेशन इसका ऊपर की ओर होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो इस केस में जो एक्सेलरेशन निकालते हैं इसमें देखो एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है कि देखो इस केस में जो 6 kg का जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा नीचे की ओर, mg लगेगा। mg कितना लगेगा 6 × g, ठीक है। और ये नीचे की ओर कितना लगेगा 4 × g, ठीक है, ठीक है। तो इसमें यदि मैं बात करूं तो इसमें से कौन सा जो फोर्स है इस बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहा है, देखो ये 6G इसको नीचे की ओर इधर लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये 4G इसको क्या करेगा कि नहीं, रोकने की कोशिश करेगा, ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा और 6G इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन अल्टीमेटली बड़ा कौन है, 6G बड़ा है, मतलब 6G उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है और 4G उसको क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग जो लिखते हैं 6G इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे घुमाने वाली फोर्स मतलब चलाने वाली फोर्स, और रोकने वाले कौन सा फोर्स उसको रोक रहा है, ये 4G उसको अपोजिट में लगा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो माइनस रोकने वाली फोर्स, चलाने वाली फोर्स 6G और उसको रोकने की कोशिश कौन सा कर रहा है 4G। तो चलाने वाली फोर्स 6G, रोकने वाली फोर्स 4G। और अपॉन में जो लिखते हैं अपॉन कौन कौन चल रहा है, ध्यान से देखना, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स। और अपॉन में क्या रखते हैं, अपॉन में ये देखते हैं कि कौन कौन चल रहा है। तो कौन कौन चल रहा है, एक 4 kg का मास चल रहा है और एक कितने का मास चल रहा है, 6 kg का मास चल रहा है, ठीक है। बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। और इसी को सोल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2G/10
और यहाँ से देखो तो क्या हो गया, ए की वैल्यू कितना आ गया g/5। यही मेरा ऑप्शन है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ से मेरा बी ऑप्शन सही है। तो बहुत ही बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसमें चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स, सुनो इसका फॉर्मूला भी बना लेना, बाद में कभी काम पड़ जाए। m1 बोल देना, इसको m2 बोल देना। तो इसमें चलाने वाली फोर्स कौन सा है, बाद में कभी भी जनरलाइज कर दे रहे हैं। m2g उसको नीचे की ओर लाने की कोशिश कर रहा है, m1g इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अपॉन में कौन कौन मास चल रहा है, ये इस सिस्टम का पूरा एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था अपना, और ये भी नीट 2020 का ही एग्जाम में आया था। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना इजी है। मतलब महज 2 से 3 लाइन में खत्म हो जा रहे हैं। पिछला सवाल भी इसी तरह का था, और ये जो सवाल है ये भी इसी तरह का है। तो मतलब आप लोगों को बिल्कुल बेसिक पकड़ के चलना है, बेसिक जो भी फॉर्मूलेज है, जो भी कंसेप्ट है। और बाकी तो हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर ही रहे हैं। ये जो PYQ की सीरीज है, इसको आप प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाकर लिखिए। और लास्ट में जब एग्ज़ाम को 2 दिन पहले, 10 दिन पहले अगर आपके पास लगे कि अब टाइम नहीं है, अब हम लोग क्या करें, तो एट दैट कंडीशन, एट दैट इंस्टेंट हम लोगों का ये जो नोट्स यदि तुम बनाओगे, तो ये आपको डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यकीन करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए अब लोग देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग लास्ट, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे कंसेप्ट को देखते हैं। ये बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो पूछा गया है। ये 19 का है। ये कब का पूछा गया है, नीट 19 मतलब 2019। अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, ऑप्शन भी दिया हुआ, हर एक चीज़ इवेंट डिफाइन किया गया है। तो देखना इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, क्या पूछा है। देखो, ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v, कोई पार्टिकल है जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इजेक्टेड बाय द 3 फोर्स। मतलब कोई पार्टिकल है, उस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। कितना फोर्सेस लग रहे हैं, 3 फोर्सेस। जैसे कि फिगर में दर्शाया गया है, वेक्टर ट्रेंगल है, वेक्टर ट्रेंगल है, ठीक है, PQR। देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल का जो मोशन कर रहा है, तो उसके वेलोसिटी मतलब क्या होगा, किस फॉर्मेट में वेरी करेगा, मतलब क्या होगा, तो वही चीज़ बोला है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बोला है डिक्रीज होगा, सेकंड बोला है रिमेन्स कांस्टेंट, थर्ड बोला है कि चेंजेस अकॉर्डिंग टू फोर्स QR, मतलब QR फोर्स के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, या फिर इंक्रीज होगा। तो देखो ये बहुत ही वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अगर देखोगे तो लगेगा कि सर ये तो ग्राफ है, ये है वेक्टर ट्रेंगल है, वेक्टर ट्रेंगल है, फिर ये है। अब इस पे से कैसे एनालिसिस होगा, तो देखो इससे एनालिसिस कैसे होगा। अगर देखो ये तीनों का तीनों फोर्सेस क्या है, एक साइक्लिक ऑर्डर में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P फोर्स वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर, सारा का सारा वेक्टर का सम क्या हो जाता है, 0। मतलब ये तीनों फोर्सेस हैं, तीनों फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, 0 है। अगर कंप्लीट लूप बनता है तो वेक्टर का सम 0 हो जाता है। ठीक है, अब यदि यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना F नेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, m इंटू dv/dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। dv/dt को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, dv/dt को ही तो जैसे F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और एक्सेलरेशन को dv/dt, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dv/dt बनता है। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ, F नेट की वैल्यू 0 है, टोटल F नेट 0 है, मास है, तो मास तो है, किसी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो 0 नहीं हो सकता है, मास तो होगा ही। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो dv/dt की वैल्यू यदि मैं कैलकुलेट करके बताऊँ, मतलब dv/dt, तो dv/dt की वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अब dv/dt की वैल्यू 0 मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी नहीं चेंज नहीं हो रहा है। dv/dt का 0 मतलब क्या होगा, वेलोसिटी बदल नहीं रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, dv/dt 0 का मतलब वेलोसिटी क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर dv/dt की वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, और वेलोसिटी नहीं बदल रहा है दैट मीन्स वो क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, यही चीज़ होगा। तो यही अपना ऑप्शन देखो कौन सा है, इंक्रीज डिक्रीज और ये। तो ऑप्शन देखो यहाँ से यदि देखेंगे तो मुझे बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि मतलब वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो कितना सिंपल है, बस आप लोग जज कर सकते हो कि बस बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए। नीट का क्वेश्चन पूरी तरह से सही करने के लिए बेसिक आइडियाज़ होना चाहिए, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, ज़्यादा रफ है मतलब ज़्यादा टफ लेवल तक भी नहीं जाना चाहिए, मतलब बेसिक पकड़ कर चलना चाहिए। और बाकी हम लोग यहाँ तो रिवीजन कर ही रहे हैं।
चलो ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट कर लो, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है, ताकि जब आप लास्ट समय में रिवीजन करोगे तो इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये आया था, सबसे पहले मैं ईयर की बात कर लेता हूँ कि ये कब आया था, फिर उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये आया था आपका 2018, जो नीट का 18 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, अब देखो क्या क्या है, कैसे मतलब है, कैसे निकल रहा है। देखो ये बोला गया है कि ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम ए हाइट h। मतलब यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास मान ले तो हो m मान ले, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, देखो ये h हाइट पे है तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से स्लाइड हो रहा है, तो स्लाइड होगा तो नीचे आएगा, नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। देखो कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको छोड़ेंगे तो धीरे धीरे आएगा, उसका स्पीड नीचे आएगा तो बढ़ते जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये चीज़ बोला है कि ये जो मास है ये आएगा यहाँ से नीचे आ रहा है तो धीरे धीरे इसके लॉन्ग स्लाइड हो रहा है तो आएगा, ऐसे आते जाएगा और धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा। और वो बोला है कि वो उसका ये बताना है, क्या बताना है, तो हाइट बताना है, एच की वैल्यू बताना है, और कंडीशन दिया है क्या, ताकि वो क्या कर ले, यहाँ आए तो वो ये जो सर्कल बना है इस सर्कल को कंप्लीट कर ले। मतलब यहाँ पे जो स्पीड आएगा तो ऐसा नहीं कि पार्टिकल यहाँ जाए फिर यहाँ ऐसे घूमने लगे, नहीं, पार्टिकल यहाँ चल जाए, पूरा ये सर्कल घूम जाए। मतलब यहाँ से पार्टिकल, देखो ऐसे कुछ है, यहाँ से पार्टिकल स्लाइड होता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा तो कुछ स्पीड हो जाएगा, अगर ज़्यादा स्पीड होगा तो ये पूरा सर्कल घूम जाएगा, और यदि कम स्पीड होगा तो इधर रुक जाएगा या फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। और यदि वो बोला है कि उतना स्पीड होना चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा सर्कल घूम जाए, तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो एच की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किस टर्म में बात करेंगे, तो देखो हम लोग इसमें बात करेंगे, देखो एनर्जी के सेंस में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बॉडी के पास केवल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो देखो क्या होता है, बाय अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, उसमें क्या होगा, देखो ये पार्टिकल जब यहाँ पे है तो उसके पास काइनेटिक पोटेंशियल, हाँ देखो इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल के प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के, यही बराबर हो जाएगा। अब देखो अगर ये मास यहाँ पे है तो उसका रुका हुआ है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, ठीक है। यदि मास का यदि उस मास का m मास है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, m इंटू जी इंटू एच, एच हाइट ऊपर है, ठीक है। अब देखो अब वो नीचे आएगा तो यहाँ पर उसका कुछ स्पीड हो जाएगा, तो वही तो मुझे नहीं पता है, हाफ इंटू वी ए का स्क्वायर मैं लिख दिया। और जब ग्राउंड पे आ जाएगा बॉल यहाँ पर तो वहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। मतलब यही मेरा टर्म बचा। अब देखो यहाँ से हम लोग ये चीज़ जानते हैं, यदि इसका रेडियस r है, क्या है, इसका रेडियस मैं r ले रहा हूँ, ठीक है, ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस मैं r मान सकता हूँ, ठीक है। तो देखो एक चीज़ जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया जाता है तो उसमें ये कंसेप्ट बताया जाता है, क्या कंसेप्ट बताया जाता है, देखो उसमें ये कंसेप्ट होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है यदि उसको वर्टिकल वीसीएम सर्कल कंप्लीट करना है, क्या करना है, वीसीएम वर्टिकल सर्कुलर मोशन यदि उसको कंप्लीट करना है तो उस पार्टिकल का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट, वहाँ पर उसका स्पीड कितना होना चाहिए, √5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम √5 यदि किसी भी पार्टिकल का स्पीड यदि इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होगा तो वो क्या कर लेगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल VA है वो कितना होना पड़ेगा, मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ तो √5 होना चाहिए। मिनिमम VA की वैल्यू कितना होना चाहिए, √5 होना चाहिए, तब जाकर वो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो अब क्या करो, उस VA की जो वैल्यू है यहाँ पर रख दो। यदि देखो इसका टोटल डायमीटर भी दिया हुआ था, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2r की वैल्यू d है, तो r की जगह पर हम लोग बाद में d/2 रख देंगे, उसके बाद d के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ mg इंटू h, ठीक है, हाफ m VA का स्क्वायर करेंगे तो VA कितना होना चाहिए, √5 और उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या होना चाहिए,
केवल 5G यार, ये आएगा। तो यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो जी भी का भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये। तो h इज इक्वल टू कितना बचा है देखो, यदि मैं यहाँ लिखूँ तो h की वैल्यू कितना बचा है देखो 5r/2, ये h की वैल्यू है। देखो ऑप्शन कोई दिखाई दे रहा है सर? अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो r की जगह पर क्या लिख सकते हैं, d/2। तो अगेन हम लोग r की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर रहे हैं, d/2। तो 5/2 और r की जगह पे d/2, मतलब 5d/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दिया? अब मुझे तो दिखाई दिया जो फोर्थ ऑप्शन है, ये आंसर। तो आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लिटिल बिट कंसेप्चुअल है, टफ नहीं है, लिटिल बिट कंसेप्चुअल है। तो इसीलिए तो पीवाई की सीरीज का एडवांटेज होता है, क्या मिलता है, अगर अगली साल इसी से रिलेटेड आ जाए तो फायदा तो है ही। और इसके साथ साथ हम लोग चैप्टर का ओवरऑल कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जो नए नए सवाल आ रहे हैं उसका क्या क्या पैटर्न है। तो प्रॉपर से आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। और हम लोग अगली सवाल देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में, और हम लोग तब तक इसको फटाफट से नोट कर लो और अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये आपका था 5th नंबर क्वेश्चन, इस चैप्टर का लॉज ऑफ मोशन का 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट करो। आइए देखते हैं अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन, बेसिकली ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। यदि तुम फ्रिक्शन पढ़े होगे प्रॉपर तो ये बस फ्रिक्शन के डेफिनेशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये भी आपका कब पूछा, कब का है, ये नीट 2018 का है, ठीक है। तो देखते हैं इसका। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो नीचे दिए गए जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है क्या है, इनकरेक्ट है। अब देखो पहली बात ये होता है कि बच्चे सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस नहीं करते, क्या पूछा है तो वे देखेंगे कि हाँ कौन सा ऑप्शन क्या है, करेक्ट चूज कर लेते हैं और वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में इसमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। तो ऐसे बहुत बार होता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज हाँ करेक्ट, उसके आगे ध्यान नहीं देते हैं कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित 4 दिए हुए चारों में से गलत कौन है, ठीक है। तो देखो यदि मैं बात करूं तो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यस सही स्टेटमेंट है। अब देखो ये कैसे सही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और ये रोलिंग फ्रिक्शन मैं बात करूं तो स्लाइडिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट घिसता है, क्या होता है, घिसता है। तो वो जो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो जब हम लोग रोलिंग मोशन पढ़ते हैं, रोलिंग मोशन के एनालिसिस करते हैं, तो जो स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन रोलिंग मोशन में लगता है वहाँ पर वो फ्रिक्शन स्लाइडिंग से लिटिल बिट कम लगता है। जब कोई ऑब्जेक्ट यदि स्लाइड कर रहा है तो वहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा लगता है, फ्रिक्शन लगता है, इसका मतलब वहाँ पर वैल्यू ज़्यादा लगता है, ठीक है। और यदि रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम लगता है। फ्रिक्शन ज़्यादा लगने के कारण ही वो स्लाइडिंग हो रहा है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का स्लाइडिंग होना मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा लग रहा है, दैट्स वाई द बॉडी इज परफॉर्मिंग स्लाइडिंग मोशन। समझ में आया? अगर फ्रिक्शन थोड़ा बहुत कम है, स्लाइडिंग से तो कम ही है, तभी वो बॉडी क्या करता है, रोल करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि ये रोलिंग का मोशन का जब कंसेप्ट पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर डिटेल बताया जाता है कि हाँ अगर स्लाइडिंग हो रहा है दैट मीन्स वहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। चलो यदि मैं बात करूँ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, यस ये भी सही है। देखो कैसे, क्योंकि यदि जैसे ही हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कैसे देखना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस की जो वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो जितना ज़्यादा मेरा नॉर्मल होगा उतना ही ज़्यादा ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो बिल्कुल सही है, कोई इसमें मतलब गलत नहीं बोल सकता है, जितना ज़्यादा नॉर्मल उतना ज़्यादा मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से मुझे सेकंड ऑप्शन भी सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही दिख रहा है कि फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अगर कोई बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, दो बॉडीज़ के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रिक्शन उसको अपोज करता है।
यदि जब कभी भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रिक्शन उसको अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है। तो देखो क्या लिखा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन। तो यही तो फ्रिक्शन का तो डेफिनेशन ही तो यही है, समझ में आया? अब देखो, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन L। नहीं, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, म्यू की बात करें, तो म्यू नंबर होता है, इट इज़ ए यूनिट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये बोला है इसका लेंथ L। L कैसे डायमेंशन हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का? तो यहाँ से जो मेरा रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। तो तुम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, कोई सा भी सही दिखा और उसको हम लोग टिक कर दिए। तो ये चीज़ नहीं, हम लोग प्रॉपर देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है। इनकरेक्ट पूछा है, तो ये 3 मुझे सही दिखाई दिए, तो ऑप्शन मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4th ऑप्शन बेसिकली मेरा सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। 4th ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन मेरा सही है। तो इस तरह से हम लोग जो आंसर आएगा मेरा, क्या हम लोग टिक करेंगे? ऑप्शन डी। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये फटाफट से इसको नोट्स बनाते चलना है और इस सीरीज को अच्छे से, ये जो PYQ का जो सीरीज चल रहा है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। इससे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आगे जो नीट का एग्ज़ाम आने वाली है। ठीक है, तो आप इसको फटाफट प्रॉपर नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है,